जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर 21। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी यूपी बोर्ड परीक्षा मॉडल पेपर 2022 वालों के लिए लेकर आए हैं। यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि 24 अप्रैल को होने वाले यूपी बोर्ड द्वारा हिंदी के पेपर में यह इतना लाभकारी सिद्ध होगा कि आज तक आप इतना लाभकारी वीडियो नहीं देखे होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एकदम जो आपका यूपी बोर्ड जो एग्ज़ाम लेगा एकदम इसी तरीके से आएगा। सबसे पहले अनुक्रमांक में आपको अपना अनुक्रमांक, फिर आपको अपना नाम लिखना होगा और फिर यहाँ पर एक कोड दिया रहेगा 801 FX। इस कोड को आपको अपने कापी में ज़रूर से ज़रूर भरना होगा, ठीक है। तो ये निर्देश यानी एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि हम शुरू से ही बताते चले आ रहे हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक 70 का, और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इतना तो आप सभी लोग जानते हैं। अगर जानते हैं तो चलिए हम बिना समय गंवाए इस प्रश्न पत्र को शुरू करते हैं, और हम इसका पूरा सॉल्यूशन भी देंगे, और हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप इसे वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यानी कि इस चारों में से कोई एक सही है, उसे हमें लिखना है। और ऐसे ही आपके 24 तारीख को होने वाले बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो इसमें दूसरा वाला सही है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक ख्यातिप्रद इतिहासकार एवं आलोचक हैं। इसका दूसरा वाला आंसर सही है। अब इसके बाद आता है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। एकदम इसी प्रकार दूसरा प्रश्न आएगा। 4 कृतियां दी रहेंगी, इन चारों में से किसी एक के लेखक का नाम आपको लिखना पड़ेगा। तो पहला है झूठा सच। झूठा सच के रचनाकार हैं यशपाल। कौन है? यशपाल। दूसरा है आकाशदीप। आकाशदीप के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। तीसरा है खून के छींटे। खून के छींटे के रचनाकार हैं भगवत शरण उपाध्याय। और चौथा और आखिरी रचना है अनामिका। अनामिका के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन चारों में से आपको बोर्ड एग्जाम में केवल एक ही लिखना है। हम तो यहाँ पर चारों बता दे रहे हैं। अब फिर इसके बाद आता है गा वाला, यानी कि तीसरा प्रश्न। साकेत के लेखक का नाम लिखिए। तो साकेत के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। और अगला प्रश्न है कि कर्मवीर पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। तो कर्मवीर पत्रिका के संपादक हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। इसके बाद हिंदी गद्य साहित्य का आखिरी प्रश्न। हिंदी गद्य का आखिरी प्रश्न, फिर यहाँ दूसरे से हिंदी पद्य साहित्य से प्रश्न पूछा जाएगा। तो हिंदी गद्य साहित्य का आखिरी प्रश्न है कि छायावादी युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो छायावादी युग के एक लेखक, क्या हम तो कई बता देंगे। तो सबसे ज़्यादा फेमस हैं जयशंकर प्रसाद, फिर उसके बाद महादेवी वर्मा, फिर सुमित्रानंदन पंत, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये चारों छायावादी युग के स्तंभ हैं। एकदम कौन है? स्तंभ हैं। फिर इसके बाद आता है हिंदू का हिंदी पद्य साहित्य यानी हिंदी काव्य साहित्य से अब यहाँ से पूछा जाएगा। तो प्रयोगवादी कवियों में से किसी एक कवि का नाम उल्लेख कीजिए। तो प्रयोगवादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं अज्ञेय जी और रामविलास शर्मा जी। तो हमने आपको 2 कवियों का नाम बताया, आपको केवल एक ही कवियों का नाम लिखना रहेगा। इसके बाद 2 का खा, प्रयोगवादी काव्य की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो प्रयोगवादी काव्य की 2 प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं। पहला है निराशावाद की प्रधानता, और दूसरी विशेषता है बुद्धिवाद की प्रधानता, और तीसरी विशेषता है कि प्रेम भावना का खुला चित्रण प्रयोगवादी काव्यों में देखने को मिलता है। ये 3 प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं। अब इसके बाद चौथा है रीतिकालीन काव्यधारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। तो रीतिकालीन काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं महाकवि बिहारी लाल, और एक कवि हैं गोरे भूषण लाल। इस प्रकार सभी कवि हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं प्रश्न 3 के का में। 3 के का में एक गद्यांश 2 गद्यांश दिया रहेगा, और हमें एक का संदर्भ सहित व्याख्या करना रहता है, ठीक है। तो चलिए हम पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। क्या कहता है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये 6 अंक का है। हमने अंकों का बंटवारा भी प्रश्नों के सामने कर दिया। ये 6 अंक का है, ठीक है। तो गद्यांश में क्या कहता है कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य के बाहर काम कर जाओ। यहाँ तक रेखांकित अंश है। यहाँ से पढ़ने पर हमें इतना तो ज़रूर समझ में आ जाएगा ये कहाँ से लिया गया है, अगर आप पढ़े होंगे तब। देखिए यहाँ से अब एक सबसे पहली लाइन है कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, यानी इस मित्र से ही हमें ये ध्यान लगा लेना है कि ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है।
तब अगर हम इसके चैप्टर का नाम जान जाएंगे तो हमें इसके लेखक का नाम भी जान जाएंगे। तो मित्रता नामक कौन लिखा है? मित्रता नामक लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो अब इसका पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश, आप लोग लिख लीजिए कापी कलम लेकर कि गद्यांश कैसे लिखा जाता है। कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगर आप इतना लिखते हैं तो 2 नंबर आपको बिना ही किसी समय लगे मिल जाएगा, तुरंत ही आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या भी चलो कर देते हैं, यानी जिसके नीचे यही रेखा खींची गई है हमें बस उसी का व्याख्या करना है। तो सबसे पहले हमें व्याख्या हेडिंग डालकर लिखना होगा, व्याख्या हेडिंग, फिर लिखना होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया, यानी कि मित्र का जो कर्म है वो इस प्रकार उन्होंने वर्णन किया है कि ऐसा मित्र जो उच्च और महान कार्य में हमारी सहायता दे, हमारा मनोबल को बढ़ाए और हमें साहस दिलाए कि तुम अपनी निज यानी तुम अपने सामर्थ्य, तुम अपनी शक्ति के बाहर भी कार्य कर जाओ। हमें ऐसे मित्रों की खोज में रहनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसकी व्याख्या कर दिए। जो वहाँ तक रेखांकित रहेगा हमें वहाँ तक ही व्याख्या करनी है। फिर तीसरा प्रश्न क्या है कि मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए। मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए? मित्र का कर्तव्य ऐसा होना चाहिए कि जो ऐसा मित्र जो उच्च और महान कार्यों में हमारी सहायता दे, मन बढ़ाए और साहस दिलाए, ऐसा ही मित्र का कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद एक गद्यांश और है। इस गद्यांश को आप लोग यानी इन दोनों में से एक ही करना है। तो हमने पहला कराया, आपके लिए ये अभ्यास है कि आप इसका दूसरा करें। ठीक है, अब इसके बाद चौथा है। चौथा बस वही वाला, निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी लिखिए। तो चलिए पहले 2 पद्यांश दिया गया, पहले इसे हम पढ़ते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जुतैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजानी बाजती पीरी का छोटी, वाछावी को रस खानी बिलोकत वारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। तो ये रसखान जी की ये रचना है। तो सबसे पहले हम इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करते हैं। इसका संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के सवैये नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि रसखान जी हैं। तो इस प्रकार से हम इसकी संदर्भ लिखेंगे। व्याख्या में करेंगे कि कवि रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण जी धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, यानी कि कृष्ण जी धूल से सने हुए बहुत ही अच्छे सुशोभित हो रहे हैं, यानी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, वैसी ही उनके सिर पर एक सुंदर चोटी बनी हुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुशोभित हो रही है। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, किस पीरी कछोटी का मतलब पीला कच्छा। तो श्री कृष्ण जी पीला कच्छा पहने हुए हैं और खेलते हुए खाते हुए अपने अंगना में चल रहे हैं, यानी अपने आंगन में वो टहल रहे हैं और उनके पैरों की जो पैजनी है वो बाजती है। वाह छवि को रस खानी बिलोकत वारत काम कला निज कोटी, यानी कि इस छवि को रसखान जी देखकर कहते हैं कि कामदेव भी अपनी करोड़ों कोटियों को न्यौछावर करने को तैयार है। काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। रसखान जी कहते हैं कि उस कौवे का क्या भाग कि जो हरि जी के यानी श्री कृष्ण जी के हाथ से माखन और रोटी छीनकर लेकर भाग गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसकी व्याख्या की। अब यहाँ पर एक बात और कहता है कि इसका काव्य सौंदर्य भी लिखिए। तो काव्य सौंदर्य में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम रस देखते हैं तो रस भक्ति रस है, भाषा देखते हैं तो भाषा ब्रज भाषा है। तो यानी जो होता है ये छंद है, छंद में तो ये
अब इसके बाद देखिए हम इसमें अलंकार भी देख सकते हैं। यहाँ पर कहता है कि वाह छवि को रस खान बिलोकत वारत काम कला निज कोटि। यहाँ पर इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ये काव्य सौंदर्य हो गया। अब इसके बाद जो आता है दूसरा वाला पद्यांश, इसे हमें नहीं करना, यानी इन दोनों में से केवल एक ही करना है। अब इसके बाद जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसके बाद जीवन परिचय लिखने को आता है। किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, ये तीनों लेखक हैं। इन तीनों में से किसी एक का करना है। हमने जयशंकर प्रसाद की जीवन परिचय का वीडियो बनाया है और हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप वहां से जयशंकर प्रसाद का जीवन जल्द ही तैयार कर लीजिए, जीवन परिचय, ठीक है। और हमने उसमें कुछ रचनाएं भी बताई हैं। अब इसके बाद देखिए कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। राम नरेश त्रिपाठी, महादेवी वर्मा और सूरदास। कौन कौन है? राम नरेश त्रिपाठी, महादेवी वर्मा और सूरदास। महादेवी वर्मा का तो हर साल पूछा जाता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। और महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था और इनकी अल्पायु में ही शादी हुई थी और इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। और इनकी रचनाएं नीरजा, निहार, यामा, दीपशिखा, रश्मि, ये सब इनकी रचनाएं। यानी कि बहुत ही ज़्यादा बड़े में नहीं लिखना है क्योंकि हमें 2 नंबर ही चाहिए। 3 नंबर का है तो 1 नंबर एक रचना के लिए है। 1 नंबर ये कम से कम आप 5-6 लाइन में लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है जीवन परिचय। अब इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न में क्या है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए अथवा मानम हित्वा प्रियवती, यानी इस पद्यांश वाले का हमें अनुवाद करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको या तो आप इस संस्कृत गद्यांश वाले को करेंगे या तो इस श्लोक को करेंगे। ये देखिए श्लोक, ये गद्यांश वाला तो बड़ा लंबा पड़ जाएगा, ये तो बहुत ही बड़ा है। हम इस श्लोक को ही करेंगे और आप लोग भी इसी श्लोक को ही कीजिएगा क्योंकि बोर्ड में एग्जाम के समय टाइम कम रहता है। तो अथवा करके दिया गया तो आप लोग श्लोक को ही कीजिएगा। चलिए हम श्लोक का पहले संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ हम इसमें क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड से जीवन सूत्राढ़ी नामक पाठ से लिया गया है। बस यहीं तक इसका संदर्भ हो गया क्योंकि संस्कृत खंड में रचयिता का नाम नहीं लिखा जाता है। तो अब हम इसका अनुवाद कैसे करेंगे? अनुवाद हम इस प्रकार करेंगे कि मानम हित्वा प्रियो भवति, यानी मानम हित्वा, मानम मतलब अभिमान, हित्वा मतलब छोड़कर, प्रियो मतलब प्रिय, भवति मतलब होता है। अभिमान को छोड़कर प्रिय होता है कौन? मनुष्य। मनुष्य अभिमान को छोड़कर प्रिय होता है। मानम हित्वा प्रियो भवति, मनुष्य अभिमान को छोड़कर प्रिय होता है। क्रोधम हित्वा ना सोचत, क्रोधम हित्वा ना सोचति, मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है। मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है। क्रोधम हित्वा ना सोचति, मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है। कामम हित्वार्थमान भवति, मनुष्य काम यानी कामना यानी इच्छा को छोड़कर धनवान होता है। कामम हित्वार्थवान भवति, मनुष्य कामना को, इच्छा को छोड़कर धनवान होता है। और लोभम हित्वा सुखी भवेत, और लोभ को छोड़कर सुखी होता है। मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी होता है। इस प्रकार इसका जो हिंदी अनुवाद हुआ। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो 2 अंक का। तो आप लोग 2 श्लोक याद करके जाइएगा। हम बार बार यही बात कहते हैं कि आप लोग 2 श्लोक याद करके जाइएगा क्योंकि क्या पता अगर आप एक ही श्लोक याद करके गए और वही एग्जाम में पूछ दिया गया तो आप क्या करेंगे, इसीलिए 2 श्लोक याद करके जाइएगा। तो एक ही बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग्य भवेत्। तो इस प्रकार आप ये वाला भी प्रश्न कर सकते हैं और 2 नंबर अर्जित कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए संस्कृत से अब आप प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न में पहला, यानी कि प्रश्न तो 3, 4, 5 प्रश्न दिए रहेंगे, उनमें से आपको केवल 2 ही प्रश्न को करना है। क्या है पहला प्रश्न कि चंद्रशेखरा काय आसीत, चंद्रशेखर कौन थे? तो चंद्रशेखरा एका भारत वीर आसीत, चंद्रशेखर एक भारत के वीर थे। किम जित्वा भोक्ष्यसे महीम, क्या जीतकर तुम भोक्ष्यसे यानी भोग करोगे? तो युद्धम जित्वा भोक्ष्यसे महीम, यानी हम युद्ध को जीतेंगे तो धरती पर राजा बनेंगे, यानी धरती के सुख को भोगेंगे।
फिर इसके बाद भिषक्कस्य मित्रम, यानी कि बीमार का यानी रोगी का मित्र कौन होता है? तो रोगी का मित्र वैद्य होता है, जिसे हम संक्षिप्त कहते हैं आतुरस्य। आतुरस्य भिषक्य मित्रम। ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर 6 का का। आप लोग 6 का का में हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। क्या लिखना है? हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। ये तो एकदम फिक्स प्रश्न है, ये तो हर साल पूछा जाता है। ठीक है। या तो हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना, या तो करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। तो हम आपको किसका बताएं? चलिए हम करुण रस का बता देते हैं। हाँ, तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है, ये तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। जब शोक नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है, तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ये इसकी परिभाषा हुई। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा करुण रस में? जब सीता जी का हरण हो जाता है, तब राम जी जंगलों में सबसे खोजते हुए फिरते हैं। क्या कहते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये बहुत ही छोटी परिभाषा है, 2 लाइन की है, इसे आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद 6 का खा आता है, रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण भी दीजिए। तो हम रूपक अलंकार का बताते हैं कि जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप लगाया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इसका एक उदाहरण है कि चरण कमल बंदो हरिराई, यही इसका उदाहरण है। फिर इसके बाद 6 का गा, दोहा अथवा रोला की परिभाषा। सॉरी, यहाँ पर दोहा नहीं रहेगा, यहाँ पर दोहा नहीं रहेगा। इस दोहे के जगह पर हो जाएगा सोरठा हो जाएगा, क्योंकि हाई स्कूल के कोर्स में दोहा है ही नहीं। दोहा तो 9th के कोर्स में है, यहाँ पर सोरठा रहेगा। आप लोग सोरठा याद करके जाइएगा और सोरठा ही आएगा, यहाँ पर गलती से हो गया। तो सोरठा का होता है, परिभाषा और उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें हो जाएगा सोरठा में कि इसमें 4 चरण होते हैं। पहले एवं तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और यह दोहे का उल्टा होता है। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद भी होता है। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा हुई सोरठा की, और उदाहरण हो जाएगा कि जेहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब हम इसके बाद 7 के का पर चलते हैं, जो कि एक उपसर्ग है। उपसर्ग में क्या कहेंगे कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। ये 3 नंबर का है। अध से क्या हो जाएगा? अध से हो जाएगा अधमरा। ठीक है। निर से क्या हो जाएगा? निर से हो जाएगा निरभिमानी। साह से क्या हो जाएगा? साह से हो जाएगा सहकर्मी। परा से क्या हो जाएगा? परा से प्रारंभ। ठीक। तो अब इसके बाद 6-7 के खा में क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। तो आन से अभिमान, प्रत्यय देखिए पीछे लगता है, और जो उपसर्ग है वो आगे लगता है। प्रा से प्रत्यय, पा से पीछे, तो आप लोग ये याद रखिएगा। ई से मिठाई, लिखाई। फिर ई से हो जाएगा माननीय। तो इस प्रकार केवल 2 ही बनाना था, हमने 3 भी बता दिया, कोई बात नहीं। आप लोग सब कुछ याद रखिएगा, आपकी तैयारी एकदम बेस्ट हुई है। आप लोग 90 नंबर तो आपको लाने से कोई रोक नहीं सकता। फिर इसके बाद है निम्न में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए तथा समास के नाम लिखिए। गांव योजक चिन्ह, शहर यानी गांव शहर। तो गांव शहर का समास विग्रह हो जाएगा गांव और शहर। यह समास है द्वंद्व समास। तिराहा 3 राहों का समूह, 3 राहों का समूह, या समास है द्विगु समास। तिरंगा 3 रंगों का समाहार, ये हो जाएगा द्विगु समास। फिर इसके बाद सत्य योजक चिन्ह असत्य यानी सत्य और असत्य, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। हम आपको एक ही इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं। बात ये है कि जिसके बीच में ये योजक चिन्ह आता है, जैसे गांव और शहर के बीच में, और सत्य और असत्य के बीच में है, तो उसमें और लग जाएगा, और ये द्वंद्व समास रहेगा। और जिसके आगे गिनती वाला अक्षर रहेगा तो वो द्विगु समास रहेगा, और उसमें समूह या समाहार जुड़ जाएगा। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। हल्दी का तत्सम रूप होता है हरिद्रा।
हल्दी का तत्सम रूप होता है हरिद्रा, और जीरा का तत्सम रूप होता है जीरक, और हाथ का तत्सम रूप होता है हस्त। केवल आपको 2 ही करना है, लेकिन हम सब बता दे रहे हैं। और हाथी का तत्सम रूप होता है हस्त, नहीं सॉरी, हाथ का होता है हस्त और हाथी का होता है गज। हाथी का क्या हो जाएगा? गज। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आकाश का हो जाएगा आसमान, नभ, गगन, अंबर, व्योम। ये सब आसमान के पर्यायवाची, ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची भी केवल 2 ही शब्दों का करना है, लेकिन हम आपको सभी बता देते हैं, क्योंकि कोई भी आ जाएगा तो आप कर लिए जाएंगे। अब इसके बाद गाय का एक हो जाएगा धेनु, दूसरा गौ माता, ये तो सभी लोग जानते हैं। अब इसके बाद देह है, देह का हो जाएगा शरीर, काया, तन, ये सब देह यानी शरीर के पर्यायवाची हैं। इसके बाद औरत का पर्यायवाची स्त्री, महिला, नारी, अबला, ये सब औरत के पर्यायवाची हैं। इसके बाद 5वां पुत्री का पर्यायवाची यानी तनया, बेटी, सुता, ये सब पुत्री के पर्यायवाची हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं 8वां प्रश्न। ठीक है। 8वां प्रश्न में क्या कहता है कि निम्न में से किन्हीं 3 में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। हाई स्कूल के कोर्स में इस साल केवल एक ही संधि पढ़ना है। तो अन्वेषण का हो जाएगा अनुधन वेश एषण, क्या हो जाएगा? अनुधन एषण। अभ्युदय का हो जाएगा अभिधन उदय, और स्वच्छ का हो जाएगा सुधन अच्छ। स्वच्छ का क्या हो जाएगा? सुधन अच्छ। और संधि का नाम यड़ संधि, क्योंकि आपको केवल एक ही संधि पढ़नी है। और इसके बाद अत्याचारा का संधि विच्छेद अतिधन आचारा। पित्राज्ञा का संधि विच्छेद पितृधन आज्ञा। संधि का नाम यड़ संधि। तो अब हम बढ़ते हैं आगे क्या कहा जाता है? क्या कहा गया कि निम्नलिखित शब्दों के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। पहला क्या कहता है कि मति अथवा फल, यानी मति अथवा फल के तृतीया विभक्ति का एक वचन हमें लिखना है। तो मति का तृतीया विभक्ति हो जाएगा मत्या, क्या हो जाएगा? मत्या। और फल का तृतीया विभक्ति हो जाएगा फलेन। एक बात, इसमें मति अथवा फल में केवल एक ही लिखना है, और नदी अथवा मधु में केवल एक ही लिखना है। तो मति अथवा फल में मति का हो जाएगा मत्या और फल का हो जाएगा फलेन। ठीक है। और नदी अथवा मधु, हमने तो मधु शब्द रूप इतने अच्छे से याद करना बताया है, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। या तो आप मधु शब्द रूप कैसे याद करें, एजुकेशन सेंटर की सर्च करेंगे तुरंत ही आपको मिल जाएगा, और हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप लोग मधु शब्द रूप एकदम आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया प्रश्न में कि निम्न में से किसी एक धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। निम्न में से किसी एक धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। तो पहला है पठंती, ये पठ धातु का है। देखिए पठंती पठ धातु, ठीक है, बहुत ही आसान। जिसके आगे पठ होगा तो वो पठ है, पठ धातु। जिसके आगे हस होगा तो वो हस धातु। ठीक है। तो पठंती का पठ धातु ये है, लट लकार है, वो ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है। कैसे? पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। फिर भी हम बता देते हैं कि पठंती जो है ये पठ धातु का लट लकार और प्रथम पुरुष बहुवचन है। ठीक है। अब इसके बाद वैसे तो आपको इसमें से केवल एक ही करना है, लेकिन हम आपको चारों बता दे रहे हैं। पठाव का क्या होगा? पठाव जो है पठ धातु लट लकार, पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष और द्विवचन का है। कैसे? हम फिर से आपको पढ़ के सुनाते हैं। पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठाव पठामा। यानी कि देखिए दूसरे नंबर पर आया आखिरी में, तो ये उत्तम पुरुष और द्विवचन। ठीक है। फिर हसामी, अब ये हसामी आ गया तो हस धातु लट लकार, हस धातु लट लकार, ये तो आपको याद ही कर लेना है। हस धातु लट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन है। क्यों? हसामी हसावा हसामा तो पहले आ गया, तो ये हो जाएगा एक वचन। फिर इसके बाद हसता का हम कैसे याद करते हैं? हसती हसता हसंती, हससी हसथा हसथ, और हसामी हसावा हसामा। तो हसथा देखिए फिर से
हसति हसता हसंती हससी हसथा हसत, यानी देखिए अयन हस था हसत, तो ये हो जाएगा हस धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का। अब इसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो के संस्कृत में अनुवाद करना है आपको। भारत हमारा देश है, वार्ता अस्माकं राष्ट्रस्ति, तुम जाते हो तो त्वं गच्छसि। इस प्रकार से इसमें 5 दिया गया है, हमने 2 बताया, आपको भी 2 ही करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले हम इस 5वें वाले को भी देख लेते हैं कि मोहन और सोहन खेलते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा भी गया है। तो मोहन और सोहन खेलते हैं। मोहन के बाद हम लिखेंगे सोहनश्च, सोहन लिख के उसमें यश जोड़ देंगे, इसका मतलब होता है और सोहन। मोहना और मोहनः सोहनश्च खेलति खेलतः, क्या हो जाएगा खेलतः, मोहना सोहनश्च खेलतः। इस प्रकार आपको अनुवाद भी कर लेना है। अब आता है आखिरी प्रश्न कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जनसंख्या पर, अनुशासन की महत्ता, भ्रष्टाचार, योग शिक्षा का महत्व। तो ये जो है आपको निबंध, तो हिंदी में तो निबंध में कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने एक निबंध पर वीडियो भी बनाया है। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप निबंध की तैयारी अच्छे से वहाँ से कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये सभी जिले के अनुसार अलग अलग होता है। आप अपने कक्षा अध्यापक से इसके बारे में संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।